चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। हेलो बच्चों, मैं हूं नीरज दुबे और आज हम डिस्कस करने वाले हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो टुडेज गोल क्या डिस्कस करेंगे? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में आज हम डिस्कस करने वाले हैं एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, कैलकुलेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो सबसे पहले देखते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर का कॉन्फ़िगरेशन कैसे फाइंड करते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमर का कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है? तो अगर कोई भी मॉलिक्यूल जीआई शो करता है तो वो मॉलिक्यूल जो जीआई शो करेगा उसका कॉन्फ़िगरेशन या तो सिस होता है या तो ट्रांस। लेकिन सिस ट्रांस नॉमेनक्लेचर केवल लिमिटेड नंबर ऑफ कंपाउंड्स के लिए यूज किया जा सकता है। सिस ट्रांस हम केवल तब यूज कर सकते हैं जब दोनों कार्बन पर कम से कम एक ग्रुप कॉमन हो। इसलिए एक ऐसा सिस्टम दिया गया, एक ऐसा आईयूपीएसी सिस्टम दिया गया जो हर मॉलिक्यूल के लिए एप्लीकेबल है। अगर कोई भी मॉलिक्यूल जीआई शो करता है तो उसका हम ई या जेड कॉन्फ़िगरेशन फाइंड कर सकते हैं। अब ध्यान रखिएगा, इस सिस्टम को सीआईपी सिस्टम भी कहते हैं, इसको सीआईपी सीक्वेंस रूल भी कहते हैं, क्योंकि तीन साइंटिस्ट थे, कान, इनगोल्ड एंड प्रिलॉग, जिन्होंने ये सिस्टम दिया और इसी कारण से इसको हम सीआईपी सिस्टम या आईयूपीएसी सिस्टम भी कहते हैं। इस सिस्टम में यह कहा गया कि अगर ज्योमेट्रिकल साइट है, जैसे डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड से sp2 कार्बन से जो दो ग्रुप लगे हुए हैं, अगर ये ग्रुप डिफरेंट है तो मॉलिक्यूल जीआई शो करेगा, और अगर ये ग्रुप डिफरेंट है तो इनकी प्रायोरिटीज भी डिफरेंट होंगी। तो यहां पर हम क्या करते हैं, sp2 कार्बन से लगे हुए ग्रुप की प्रायोरिटी फाइंड करते हैं। अब अगर सेम प्रायोरिटी वाले ग्रुप डबल बॉन्ड के सेम साइड में लगे हों, जैसे यहां पर दोनों हाई प्रायोरिटी ग्रुप डबल बॉन्ड के सेम साइड में हैं, तो अगर सेम प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड में है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा जेड। अगर सेम प्रायोरिटी ग्रुप अपोजिट साइड में है, जैसे हाई प्रायोरिटी ये लो प्रायोरिटी, यहां पे ये हाई प्रायोरिटी और ये लो प्रायोरिटी, अगर सेम प्रायोरिटी वाले ग्रुप अपोजिट साइड में है तो कॉन्फ़िगरेशन ई। यहां पर जो जेड वर्ड आया है ये जर्मन वर्ड जूजामेन से आया है। जूजामेन का मतलब है टुगेदर। तो अगर सेम प्रायोरिटी वाले ग्रुप टुगेदर साथ साथ हैं, एक डायरेक्शन में हैं, तो उसको जेड कहेंगे। जो ई है ये जर्मन वर्ड एंटगेगन से आया है। एंटगेगन मींस अपोजिट। अगर सेम प्रायोरिटी वाले ग्रुप अपोजिट डायरेक्शन में लगे हैं तो इसको ई कहेंगे। तो बिल्कुल आसान है यार, अगर सेम प्रायोरिटी वाले ग्रुप आपको दिख रहे हैं सेम साइड में हैं तो कह दीजिए जेड। सेम प्रायोरिटी वाले ग्रुप अपोजिट साइड में दिख रहे हैं तो कहिए ई। फिर आप कहेंगे सर हमें कैसे पता चलेगा कि किस ग्रुप की प्रायोरिटी ज्यादा है और किस ग्रुप की प्रायोरिटी कम है? तो इसके लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं। मैं एक एक करके सारे रूल्स बताऊंगा। रूल्स के साथ हम एग्जांपल भी लेंगे और देखेंगे कि अगर कोई मॉलिक्यूल जीआई शो करता है तो उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। तो चलिए फर्स्ट रूल देखते हैं। रूल 1 बिल्कुल आसान है, प्रायोरिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। यार आप सबने पीरियाडिक टेबल तो पढ़ ही रखा है और पीरियाडिक टेबल से हमें पता चल जाएगा कि किस एटम का एटॉमिक नंबर ज्यादा है। बिल्कुल आसान रूल है यार, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसकी प्रायोरिटी भी ज्यादा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहां पे एफ, टीएल, बीआर और आई, राइट। एक और एग्जांपल लेते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहां पे CH3, यहां पे H, यहां पे CH3 और H। तो यार क्या करने वाले हैं हम? सबसे पहले तो ये देखेंगे कि मॉलिक्यूल जीआई शो करता है या नहीं। यार अगर मॉलिक्यूल जीआई शो करेगा तभी तो उसका कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे। इजेड
तभी फाइंड करेंगे जब मॉलिक्यूल डबल बॉन्ड पर जीआई शो करा। अब देखो यहां पे ये हो गया sp2 कार्बन और इससे दो ग्रुप लगे हैं एफ और सीएल। यहां पे ये डबल sp2 कार्बन, इससे Br और I। हमने कहा था जीआई कंडीशन है sp2 कार्बन से लगे दोनों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। यस, यहाँ पे डिफरेंट है। Br और I ये दोनों भी ग्रुप डिफरेंट है, तो sp2 कार्बन से लगे हुए दोनों ग्रुप डिफरेंट हैं, तो यस ये मॉलिक्यूल जीआई शो करेगा। अब अगर जीआई शो करेगा तो यहां पर हम सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर यूज नहीं कर सकते क्योंकि दोनों पर कोई भी एक ग्रुप कॉमन नहीं है। बट हम इजेड नोमेनक्लेचर यूज कर सकते हैं। कैसे? तो हम देखेंगे कि यार ये जो sp2 कार्बन है ना, इससे जो कनेक्टेड फर्स्ट एटम है, sp2 कार्बन से कनेक्टेड फर्स्ट एटम यहां पे F है, Cl है। अब आपको बतानी है किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। आप कहेंगे सर प्रायोरिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर, तो जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसकी प्रायोरिटी भी ज्यादा। तो Cl और F में Cl की प्रायोरिटी ज्यादा, ये 1 ये 2। I एंड Br में अगर हम देखें तो आयोडीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है, आयोडीन की प्रायोरिटी ज्यादा, Br की प्रायोरिटी कम। अब यहां पर देखिए डबल बॉन्ड, दोनों हाई प्रायोरिटी वाले ग्रुप सेम डायरेक्शन में हैं, तो अगर सेम प्रायोरिटी वाले ग्रुप सेम डायरेक्शन में हैं, सेम प्रायोरिटी सेम साइड, कॉन्फ़िगरेशन जेड। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल में देखें तो यार यहां पे पहला कनेक्टेड एटम कौन है। आप कुछ लोग कह रहे हैं सर कार्बन कार्बन के बीच में हाइड्रोजन है, ऐसा नहीं है यार, ये कार्बन डायरेक्टली इस कार्बन से जुड़ा है और बाकी 3 हाइड्रोजन इस कार्बन से जुड़े हैं। तो यहां पे फर्स्ट कनेक्टेड एटम है कार्बन, यहां फर्स्ट कनेक्टेड एटम है हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन में कार्बन का एटॉमिक नंबर ज्यादा, ये 1 ये 2। यहां पे ये कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन में कार्बन की प्रायोरिटी ज्यादा। यहां पर देखिए ये है डबल बॉन्ड, सेम प्रायोरिटी वाले ग्रुप, डबल बॉन्ड के अपोजिट साइड में है, एक दूसरे के अपोजिट साइड में है, एक ऊपर है एक नीचे है, सेम प्रायोरिटी अपोजिट साइड, कॉन्फ़िगरेशन ई। सेम प्रायोरिटी सेम साइड जेड, सेम प्रायोरिटी अपोजिट साइड, कॉन्फ़िगरेशन ई। नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं रूल 2, प्रायोरिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक मास। ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी दो एटम ऐसे हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम है, मान लो ऐसे एटम हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम है। अब कहेंगे सर आपने तो कहा था जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसकी प्रायोरिटी ज्यादा। एटॉमिक नंबर सेम हो तो क्या करेंगे, तो यार एटॉमिक मास देख लेंगे। और ऐसे एटम जिनका एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक वेट डिफरेंट होता है, इनको हम कहते हैं आइसोटोप। आइसोटोप यार आप सबने फिजिकल केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक में आइसोटोप तो पढ़ा ही होगा। क्या होते हैं आइसोटोप? ऐसे एटम जिनका एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट डिफरेंट है, उनको है कहते हैं आइसोटोप। तो यहां पे जिसका एटॉमिक मास ज्यादा होगा उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी। आसान शब्दों में कहें तो हैवियर जो आइसोटोप होगा उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगा। हैवियर आइसोटोप हैज हायर प्रायोरिटी। जिसका एटॉमिक मास ज्यादा उसकी प्रायोरिटी भी ज्यादा। जैसे एक एग्जांपल लेकर समझते हैं, यहां पे हाइड्रोजन है, ड्यूटीरियम है, हाइड्रोजन है और ड्यूटीरियम है, क्लोरीन है 35 और क्लोरीन है 37। ड्यूटीरियम और हाइड्रोजन एक दूसरे के आइसोटोप है। ड्यूटीरियम ये हैवियर आइसोटोप है, इसका एटॉमिक मास 2 है, इसका एटॉमिक मास 1 है। तो ड्यूटीरियम एटॉमिक नंबर दोनों का सेम है 1। तो अब एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक मास ड्यूटीरियम का ज्यादा है, तो ड्यूटीरियम की प्रायोरिटी 1 और इसकी प्रायोरिटी 2। यहां पर देखिए क्लोरीन 37, क्लोरीन 35, दोनों का
एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर 17 दोनों का सेम है, एटॉमिक वेट इसका ज्यादा है तो ये 1 और ये 2। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो सेम प्रायोरिटी वाले ग्रुप सेम साइड में है, एंड सेम प्रायोरिटी सेम साइड, जेड जेड आया है जर्मन वर्ड जूजामेन से, जिसका मतलब होता है टुगेदर, सेम प्रायोरिटी सेम साइड, साथ साथ जेड होगा। चलिए और एग्जांपल लेते हैं, जैसे अगर हमारे पास OH है, NH2 है, कार्बन CH3, एक कार्बन 12 है और एक कार्बन CH3 कार्बन 14 है। अब यहां पर देखिए किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। तो देखिए सबसे पहले तो हम देखेंगे एटॉमिक नंबर। सबसे पहले क्या देखेंगे? एटॉमिक नंबर। यहां पर फर्स्ट कनेक्टेड एटम ऑक्सीजन, यहां पर फर्स्ट कनेक्टेड एटम नाइट्रोजन। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है तो ऑक्सीजन की प्रायोरिटी ज्यादा, ये 1 ये 2। अब यहां पर कार्बन 12 है, नीचे कार्बन 14 है, पहला एटम कार्बन, एटॉमिक नंबर दोनों का सेम है 6, एटॉमिक मास 12 एंड 14, तो हैवियर एटॉमिक मास वाले की प्रायोरिटी ज्यादा, ये 1 एंड 2। अब यहां पर देखिए सेम प्रायोरिटी सेम साइड जेड, यहां पर सेम प्रायोरिटी ऑपोजिट साइड कॉन्फ़िगरेशन ई हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां पर तो हम सिस ट्रांस नॉमेनक्लेचर यूज नहीं कर सकते, यहां पर भी हम सिस ट्रांस नॉमेनक्लेचर यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो EZ जहां पर सिस ट्रांस नॉमेनक्लेचर यूज किया जा सकता है वहां भी यूज कर सकते हैं, और जहां सिस ट्रांस नॉमेनक्लेचर यूज नहीं कर सकते वहां भी कर सकते हैं। तो बिल्कुल आसान है, चलिए नोट कीजिए फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं रूल 3। ठीक है, अब देखिए रूल 3, पहला हमने देखा एटॉमिक नंबर, फिर हमने देखा एटॉमिक मास। अब देखिए if directly attached atom are same, then observe next set of atom or triplet. If any triplet contain any atom of higher atomic number, then it contain higher priority। बिल्कुल आसान रूल है। मान लीजिए आपने एक मॉलिक्यूल लिया जिसमें आपने फर्स्ट कनेक्टेड एटम को देखा, आपने कहा सर फर्स्ट कनेक्टेड एटम तो सेम आ गया, क्या करेंगे अब यहां पर? तो यार बिल्कुल आसान है, अगर फर्स्ट कनेक्टेड एटम सेम है तो अगले 3 एटम का ट्रिपलेट देख लो, अगर उस ट्रिपलेट में कोई भी हायर प्रायोरिटी वाला आइटम है तो फिर जिस ट्रिपलेट में हायर प्रायोरिटी वाला आइटम है उस ट्रिपलेट की प्रायोरिटी भी ज्यादा होगी। चलिए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। यहां पे यार ऊपर भी आर लगा है ना, पहले कितने एग्जांपल देख लिए थे? पहले हमने ये हो गया फर्स्ट, सेकंड, 3, 4, नेक्स्ट है 5। पहला एटम देखा, ऊपर है Br, नीचे है Cl, Br एंड Cl में Br का एटॉमिक नंबर ज्यादा है तो इसकी प्रायोरिटी 1, इसकी प्रायोरिटी 2। इधर आए, अब क्या करोगे? क्या करें? यहां पर तो ऊपर भी कार्बन नीचे भी कार्बन, पीछे तो देखो दोनों पहले एटम सेम हो गए। अब क्या करेंगे? तो यार अब एक काम करते हैं, अगले 3 एटम देख लेते हैं। कार्बन से अगले 3 एटम कौन अटैच्ड है? आप कहेंगे सर कार्बन होता है CH3, ये CH3 ऐसा है, तो कार्बन से अगले 3 एटम, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन, तो बस कार्बन से अगले 3 एटम हाइड्रोजन है, तो इसका जो ट्रिपलेट मिला ना वो 3H मिल गए। ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी ट्रिपलेट बनाते हैं तो प्रायोरिटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में बनाते हैं, पहले H H H, या तो तीनों सेम है। अब यहां पर देखो इस कार्बन से अगर इसको ओपन फॉर्म में लिख दें, एक्सपांडेड फॉर्म में, तो ये CH2 CH3 ऐसा दिखेगा, दिखेगा या नहीं? बिल्कुल सर ऐसा ही दिखेगा। तो अब देखो
इस कार्बन से अगले 3 एटम कौन से अटैच्ड है? आप कहेंगे सर एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और एक कार्बन। एक कार्बन अटैच्ड है और 2 हाइड्रोजन, तो इसको प्रायोरिटी की डिक्रीजिंग ऑर्डर में CH ऐसा लिख दिया। अब जरा ध्यान से देखिएगा, अब जरा ध्यान से देखिए, यहां पर तो हमें पता था ये 1 है ये 2 है, यहां पर पहला एटम भी कार्बन, ऊपर भी पहला एटम कार्बन। जब आगे जाकर ट्रिपलेट देखा तो यहां पर ट्रिपलेट मिला CHH और यहां पर मिला था HHH। पहला एटम यहां पे मिला कार्बन, यहां पे पहला एटम मिला हाइड्रोजन, इसलिए पहले एटम में ही कार्बन की प्रायोरिटी हमें ज्यादा मिल गई। और अगर पहले में ही डिफरेंस मिला तो आगे देखेंगे ही नहीं, तो यहां पे इसकी प्रायोरिटी ज्यादा, ये 1 और ये 2। अब यहां पर सेम प्रायोरिटी वाले अपोजिट साइड में है, सेम प्रायोरिटी वाले अपोजिट साइड मींस कॉन्फ़िगरेशन ई। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, CH2 OH, CH2 Cl, CH, यहां पे NH2, यहां पे Br, यहां पे CH, यहां पे OH और Cl। अब क्या करें? पहला क्वेश्चन तो ये है कि सर क्या ये मॉलिक्यूल जीआई शो भी करेगा या नहीं? तो जरा देखो, ऊपर है CH2OH, नीचे है CH2Cl, दोनों डिफरेंट है। यस, जीआई की ये कंडीशन तो सेटिस्फाइड हो रही है। यहां पर CHBrNH2, यहां पे CHOHCl, दोनों sp2 कार्बन से लगे हुए, दोनों साइड के ग्रुप डिफरेंट है, तो यस जीआई तो शो करेगा। यार जीआई शो करेगा तो कॉन्फ़िगरेशन या तो ई होगा या जेड। देखते हैं जरा, यहां पे पहला कार्बन, ऊपर भी कार्बन नीचे भी कार्बन। आपने कहा सर डिफरेंस नहीं मिला, क्या करेंगे? हमने कहा थोड़ा आगे बढ़ो। जब आगे बढ़े तो कार्बन से एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन मिला, यहां पर आगे बढ़ने पर एक क्लोरीन और 2 हाइड्रोजन मिला। अब देखो यहां पर पहले में ही, यहां O यहां Cl, पहले में ही डिफरेंस मिल गया, आगे देखेंगे ही नहीं, ये 1 और ये हो गया 2। नेक्स्ट देखिए, यहां पे कार्बन है लेकिन कार्बन के बाद Cl, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। यहां पे पहला एटम कार्बन के बाद Br, N और H। हमने प्रायोरिटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है, पहले क्लोरीन फिर ऑक्सीजन फिर हाइड्रोजन, ब्रोमीन नाइट्रोजन हाइड्रोजन। और अब अगर कंपेयर करते हैं तो यहां पर पहला एटम मिला Br, यहां पहला एटम मिल गया Cl, बस डिफरेंस मिल गया, आगे देखने की जरूरत नहीं है। अब पहला एटम ये 1 और ये 2, अगेन सेम प्रायोरिटी वाले अपोजिट डायरेक्शन में है, सेम प्रायोरिटी अपोजिट डायरेक्शन कॉन्फ़िगरेशन ई, सेम प्रायोरिटी सेम डायरेक्शन कॉन्फ़िगरेशन जेड। नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, रूल 4, इफ डायरेक्टली अटैच्ड एटम कंटेन मल्टीपल बॉन्ड देन डुप्लीकेट और फैंटम एटम इज अप्लाइड। अब आप कहेंगे सर ये क्या है, ये फैंटम कहां से आ गया, डुप्लीकेट कहां से आ गया? ठीक है, तो जैसे फैंटम इमेजिनरी है ना, रियल में थोड़ी होता है फैंटम, इमेजिनरी कैरेक्टर है ना, तो वैसे ही हम यहाँ पे इमेजिनरी एटम लेकर के कॉन्फ़िगरेशन फाइंड करते हैं। कैसे करते हैं देखिए, मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। जैसे हमारे पास मॉलिक्यूल है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहां पर है CHO और CH2OH, इधर है CH डबल बॉन्ड CH2 और नीचे है CH2 CH3। अब देखिए यहां पर हम कैसे फाइंड करेंगे कि इन दोनों में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। तो अब देखिए जरा, हमने क्या कहा
अगर मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो इमेजिनरी एटम या फैंटम एटम या डुप्लीकेट एटम यूज करेंगे। आप कहेंगे सर ये डुप्लीकेट एटम यूज करते कैसे हैं? ठीक है, यहां पे प्रॉब्लम ये, आप कहेंगे सर ऊपर देखो कार्बन, नीचे तो देखो इधर भी कार्बन है, आगे गए ऑक्सीजन, इधर भी ऑक्सीजन, कैसे पता करेंगे किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है? तो ध्यान से देखिए, अगर हमारे पास CH डबल बॉन्ड O है, यहां पर हम क्या करते हैं, जितने भी डबल बॉन्ड हैं, ठीक है ना, CHO का अगर स्ट्रक्चर देखें तो ऐसा है, C डबल बॉन्ड OH, हम क्या करते हैं, डबल बॉन्ड को ब्रेक कर देते हैं। ये जो डबल बॉन्ड था ना, इसको ब्रेक करेंगे और ब्रेक करके इसको सिंगल बॉन्ड की तरह मान लेंगे। ठीक है, देखिए जरा कैसे करेंगे। पहले तो कार्बन जैसा था वैसा ही रहने दिया, हाइड्रोजन जैसा था वैसा ही, ऑक्सीजन जैसा था वैसा ही, सिंगल बॉन्ड वाले को। ध्यान रखना डबल बॉन्ड में पाई बॉन्ड होता है, आपको करना क्या है, पाई बॉन्ड को ब्रेक करना है। अब जब पाई बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो क्या होगा, आप कहोगे सर एक वैलेंसी इस पे फ्री हुई, एक वैलेंसी इस पे फ्री हुई। अब देखना कार्बन किससे जुड़ा था, ऑक्सीजन से, कार्बन की वैलेंसी किससे सेटिस्फाइड थी, ऑक्सीजन से, तो यहां पर एक इमेजिनरी ऑक्सीजन लगा दिया। रियल में मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन नहीं था, बॉन्ड ब्रेक करने पर एक इमेजिनरी ऑक्सीजन लगा दिया। और ये ऑक्सीजन किससे कनेक्टेड था, कार्बन से, तो यहां पर इमेजिनरी कार्बन लगा दिया। तो इस तरह से इमेजिनरी एटम या डुप्लीकेट एटम या फैंटम एटम लिखते हैं। ध्यान रखिएगा, जब भी फैंटम एटम लिखेंगे, फैंटम एटम को स्मॉल ब्रैकेट में रिप्रेजेंट किया जाता है। और चलिए और एग्जांपल देखते हैं, जैसे CHO है, और देखिए जैसे CH डबल बॉन्ड CH2 है। अब इसका डुप्लीकेशन कैसे करेंगे, तो ध्यान दीजिए जरा, कार्बन रियल है, ये हाइड्रोजन रियल है, सिंगल बॉन्ड को छेड़ना नहीं है, सिंगल बॉन्ड को छेड़ना नहीं है, डबल बॉन्ड को छोड़ना नहीं है, बिल्कुल आसान है। यहां पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, पाई बॉन्ड को ब्रेक कर दो, पाई बॉन्ड को ब्रेक कर दिया, एक वैलेंसी यहां फ्री, एक वैलेंसी यहां फ्री। अब क्या करना है, कार्बन की वैलेंसी कार्बन से सेटिस्फाइड थी, तो यहां इमेजिनरी कार्बन और यहां इमेजिनरी कार्बन, ये इस तरह से लगा दिया। अब देखो आगे, ठीक है, और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे C ट्रिपल बॉन्ड N है, कार्बन से लगा है नाइट्रोजन, ये रियल में था, लेकिन अब यहां पे दो पाई बॉन्ड है, दोनों पाई बॉन्ड को ब्रेक किया तो दोनों पर दो दो वैलेंसी फ्री हुई। कार्बन किससे कनेक्टेड था, नाइट्रोजन, इमेजिनरी नाइट्रोजन, नाइट्रोजन किससे कनेक्टेड है, कार्बन से, इमेजिनरी कार्बन। ये इस तरह से ब्रेक करेंगे, जैसे C डबल बॉन्ड O OH है। अब देखो इसको कैसे ब्रेक करते हैं, ये कार्बन, ये OH रियल है, ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, और यहां पाई बॉन्ड था तो एक वैलेंसी यहां फ्री हुई, एक वैलेंसी यहां, ऑक्सीजन से बना दिया कार्बन, और कार्बन से ऑक्सीजन, कार्बन से जोड़ दिया ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन से जोड़ दिया कार्बन, ये बन गया इस तरह से। अब देखो ट्रिपलेट कैसे फाइंड करते हैं, ये तो हो गया। अब आप कहेंगे सर ट्रिपलेट कैसे फाइंड करते हैं, जैसे देखो यहां पहला कार्बन, यहां भी पहला कार्बन, यहां पर कोई डबल बॉन्ड नहीं था, तो अब आप कहेंगे सर कार्बन के बाद अगले तीन एटम कौन से हैं, तो देखो कार्बन किससे किससे अटैच्ड है, कार्बन से एक ये वाला ऑक्सीजन अटैच्ड है, और ये दो हाइड्रोजन है जो कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है, तो यहां पे ट्रिपलेट मिला OHH, OHH, एक ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन। लेकिन ऊपर तो डबल बॉन्ड है ना, तो डबल बॉन्ड में क्या करेंगे, जब इसको तोड़ेंगे तो कार्बन के बाद अगले तीन एटम कौन से हैं, ध्यान से देखना, कार्बन के बाद अगले तीन एटम ये हैं, एक दो तीन, ठीक है। तो कार्बन का जब हम ट्रिपलेट देखेंगे तो ये हमें मिलेगा, यहां पे ऊपर वाले में OOH, नीचे मिला OHH, ऊपर मिला OOH। अब आप बता दीजिए जरा,
किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है? आप कहेंगे सर पहला, ओ ऊपर भी ओ नीचे भी। ऊपर फिर से ओ मिला, नीचे हाइड्रोजन मिला, तो इसकी प्रायोरिटी ज्यादा और इसकी प्रायोरिटी कम। यहां पर देखिए कार्बन के बाद अगले एटम कौन से मिले हैं? तो कार्बन के बाद एक कार्बन और दो हाइड्रोजन CHH। लेकिन जब यहां पे डबल बॉन्ड पे जाते हैं, डबल बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, तो इस कार्बन के बाद अगले तीन एटम देखिए कौन से हैं। ये पहला कार्बन, ये पहला कार्बन, अगला तीन एटम में दो कार्बन और एक हाइड्रोजन, तो इसकी प्रायोरिटी मिलेगी CCH। अब आप बता दीजिए जरा, CCH और CHH में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा? आप कहेंगे सर यहाँ पे C, यहाँ पे C, यहाँ पे H, यहाँ पे C, इसकी प्रायोरिटी ज्यादा, ये 1 और ये 2। अब यहां पर सेम प्रायोरिटी वाले सेम साइड में हैं, सेम प्रायोरिटी सेम साइड, कॉन्फ़िगरेशन Z नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। कितने एग्जाम्पल हो गए थे अब तक? अब तक 6। ये 7th एग्जाम्पल, नोट कीजिए। फिर कुछ और एग्जाम्पल भी लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8, जैसे कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन है, एक तरफ है CH2OH, एक तरफ है CHO, इधर है COOH और यहां पर है CH2SH। ठीक है, और एग्जांपल लेकर के देखते हैं। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, CH डबल बॉन्ड CH2 और CH3 यहाँ पे CH2 NH2 और यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, अब देखिए, अगर यहां पर देखें तो यहां पे पहला एटम कार्बन, नीचे भी कार्बन। अब कार्बन के बाद अगले तीन एटम कौन से देखेंगे? तो एक तो ये रियल वाला कार्बन है और एक तो रियल कार्बन है और एक पाई बॉन्ड ब्रेक करने पर इमेजिनरी कार्बन आया होगा वो, और एक हाइड्रोजन CCH मिले। ठीक है, तो अगर हम इस वाले कार्बन से देखें तो अगले तीन एटम है CCH। यहां पर नीचे आए तो इस कार्बन से देखा तो क्या आइटम मिला? एक C, दूसरा C और H, तो यहां पर भी CCH। आगे गए तो ये कार्बन है, अब इस कार्बन से क्या अटैच्ड है? तो इस कार्बन से एक C और दो H। लेकिन नीचे पहुंचे तो इस कार्बन से 3HH। तो पहले में डिफरेंस नहीं मिला, पहले ऊपर भी CCH, नीचे भी CCH, नीचे यहां पर ट्रिपल H, यहां पे CHH, और इसलिए इसको हम ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, ये 1 और ये 2। यहां पर देखिए कार्बन से ऊपर भी कार्बन, नीचे भी कार्बन, पहला एटम यहां पर सेम है, अगला कार्बन से एक नाइट्रोजन और दो हाइड्रोजन है। लेकिन यहां पर जब हम कार्बन ब्रेक करेंगे तो एक तो रियल में नाइट्रोजन आएगा और दो इमेजिनरी नाइट्रोजन आएंगे। तो अगर इन दोनों में देखा जाए तो इन दोनों में इसकी प्रायोरिटी ज्यादा, इसकी प्रायोरिटी कम। अब यहां पर सेम प्रायोरिटी वाले ऑपोजिट साइड में है कॉन्फ़िगरेशन E। ऊपर वाले में देखिए, ये तो 9th था, 8th वाला देखिए, यहां पे कार्बन, इधर भी कार्बन,
कार्बन के बाद अगले एटम, तो एक ऑक्सीजन रियल और सीएचओ में एक ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड वाला, एक पाई बॉन्ड वाला OOH, यहां पे OHH, इसकी प्रायोरिटी ज्यादा 1 और 2। यहां पे COOH है, अगर आप COOH को देखेंगे तो ये ऐसा है COOH। इसको जब ओपन करते हैं तो ये कैसा बनता है, एक OH, ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से कार्बन, और यहां पे एक और ऑक्सीजन इस तरह से। तो अब COOH के अगले 3 एटम कौन से हैं, 2 रियल ऑक्सीजन और एक इमेजिनरी ऑक्सीजन। तो यहां पे हमें ट्रिपलेट मिला OOO, अगले 3 एटम ऑक्सीजन ही मिले, ये एक ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन रियल और एक ऑक्सीजन इमेजिनरी। लेकिन यहां पर जब नीचे आए तो पहला SHH सल्फर और फिर 2 हाइड्रोजन। सबसे पहले तो हम फर्स्ट एटम ही कंसीडर करेंगे, यहां पे पहला ही ऑक्सीजन है, नीचे पहला ही सल्फर है, और सल्फर की प्रायोरिटी ऑक्सीजन से ज्यादा होगी क्योंकि सल्फर का एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन से ज्यादा है। तो ये हो गया 1 और ये हो गया 2। अब देखिए यहां पर सेम प्रायोरिटी सेम साइड में है, सेम प्रायोरिटी सेम साइड में, कॉन्फ़िगरेशन जेड हो जाएगा। नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब देखिए, जैसे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, एक है CH डबल बॉन्ड CH2 और दूसरा है CH CH3 CH2 CH3, और इधर है CH2 Cl और CH2 SH। ठीक है, अब इस मॉलिक्यूल में हमें प्रायोरिटी देखनी है, तो अब देखिएगा जरा, यहां पे CH2 सेम है, अगला यहां पे सल्फर मिला और यहां पर क्लोरीन मिला, तो कार्बन के बाद अगले 3 एटम क्लोरीन हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिले, यहां पे सल्फर हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिला। क्लोरीन और सल्फर में क्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है, इसकी प्रायोरिटी ज्यादा, ये 1 और ये 2। लेकिन जब हम राइट साइड पे देखते हैं तो ध्यान से देखिए, ये कार्बन और ये कार्बन, इस कार्बन से अगले 3 एटम कौन से हैं, तो आप कहेंगे सर एक कार्बन, 2 कार्बन और एक हाइड्रोजन, तो CCH। यहां पर एक कार्बन रियल, एक इमेजिनरी और एक ये हाइड्रोजन CCH। हमने कहा डिफरेंस नहीं मिला। आगे बढ़ते हैं तो इस कार्बन पे पहुंचे, इधर क्यों नहीं गए, क्योंकि इधर से ज्यादा प्रायोरिटी, जहां पे ज्यादा प्रायोरिटी उस साइड में जाएंगे। तो इस कार्बन से क्या मिला, एक ये वाला कार्बन और 2 हाइड्रोजन, और जब यहां पर गए तो एक इमेजिनरी कार्बन और 2 हाइड्रोजन। अब इधर तो हो गया मामला खत्म, यहां पर है रियल एटम और यहां पे था इमेजिनरी। जब लास्ट में जाने पर भी कोई डिफरेंस ना मिले और एक तरफ रियल हो और एक तरफ इमेजिनरी हो, ऐसे केसेस में रियल और इमेजिनरी में रियल को ज्यादा प्रायोरिटी देखते हैं। तो ये शायद होगा रूल 5, लिख लीजिएगा, रियल इज गिवन हायर प्रायोरिटी देन इमेजिनरी। इमेजिनरी और रियल में रियल की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, और इस बार यहां पर रियल एटम्स इन्वॉल्व थे, इसलिए इसकी प्रायोरिटी इससे ज्यादा, सेम प्रायोरिटी
सेम साइड में कॉन्फ़िगरेशन जेड। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन CH, यहां पे डबल बॉन्ड CH3 H H, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन CH3 H H, ये CH3 और ये H। अब देखिए जरा यहां पे पहला क्वेश्चन तो ये है, इस डबल बॉन्ड पे कॉन्फ़िगरेशन बताइए। तो यहां पर इस डबल बॉन्ड पे ये दोनों ग्रुप डिफरेंट है और ये दोनों ग्रुप डिफरेंट है, एक तो हाइड्रोजन और एक ये पूरा नीचे वाला। तो डबल बॉन्ड से दोनों ग्रुप डिफरेंट है, CH3 और H में CH3 को प्रायोरिटी। यहां पे ये कार्बन है और हाइड्रोजन है, कार्बन हाइड्रोजन में कार्बन को प्रायोरिटी। यहां पर देखिए सेम प्रायोरिटी वाले ग्रुप अपोजिट साइड में है, कॉन्फ़िगरेशन E। यहां पर देखिए ये हो गया 1, ये हो गया 2। अब यहां पे ये हाइड्रोजन है, ये कार्बन, तो ये 1 और ये 2, इसकी सेम प्रायोरिटी सेम साइड में, तो जेड। यहां पर देखिए इस वाले में ये 1 और ये 2। अब यहां पर बहुत सारे लोगों का कहना था कि सर यहां पर देखो कार्बन से CH डबल बॉन्ड CH3 और नीचे भी देखो CH डबल बॉन्ड CH3, तो ऊपर और नीचे तो सेम हो गए ना। यहां पर भी CH डबल बॉन्ड CH3, यहां पर भी CH डबल बॉन्ड CH3। अब क्या ये मॉलिक्यूल GI शो करेगा? क्योंकि ये दोनों तो लग रहा है सेम हो गए। ये मॉलिक्यूल, ये दोनों ग्रुप सेम नहीं है यार। यही तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं कि अगर एक E है और एक Z है तो E एंड Z आर डिफरेंट स्पीसीज। E और Z डिफरेंट होते हैं। तो जैसे इस डबल बॉन्ड पर एक CH3 और H डिफरेंट है, वैसे ये दोनों भी डिफरेंट है। और अगर ये दोनों डिफरेंट है तो अब ये मॉलिक्यूल इस डबल बॉन्ड के अराउंड भी GI शो करेगा। और अगर डबल बॉन्ड के अराउंड GI शो करेगा तो यहां पर भी दो कॉन्फ़िगरेशन लिखे जा सकते हैं। यहां पर देखिए ये 1 और अब Z और E में ध्यान रखिएगा, ये हो गया रूल 6। Z और E में Z की प्रायोरिटी ज्यादा है, Z और E में Z की प्रायोरिटी ज्यादा है। और अगर Z की प्रायोरिटी ज्यादा है, यहां पर इस डबल बॉन्ड पे सेम ग्रुप अपोजिट साइड में है, तो यहां पे कॉन्फ़िगरेशन E हो जाएगा। ठीक है, नोट कीजिए इसको, फिर आगे चलते हैं। ध्यान रखिएगा, रियल इज गिवन हायर प्रायोरिटी ओवर इमेजिनरी एंड जेड इज गिवन हायर प्रायोरिटी ओवर ई। नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, एक एग्जांपल और लेते हैं। अगर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है और इधर है 3 मेंबर्ड रिंग, इधर है 4 मेंबर्ड रिंग, यहां पर भी 4 मेंबर्ड रिंग और यहां पर भी 4 मेंबर्ड रिंग्स। अब यार एक बात तो समझ में आ ही रही है, ये दोनों डिफरेंट है, ये दोनों भी डिफरेंट है। मॉलिक्यूल डबल बॉन्ड के अराउंड GI तो शो करेगा, और अगर GI शो करेगा तो पहले इन दोनों में देखते हैं किसकी प्रायोरिटी ज्यादा। देखो पहला एटम कार्बन, यहां पर भी पहला एटम कार्बन, बट इस कार्बन से अगले कौन अटैच्ड है? तो इस कार्बन से एक ये वाला कार्बन, एक ये कार्बन और एक हाइड्रोजन, तो यहां पे CCH मिले। लेकिन इस कार्बन से एक ऑक्सीजन, एक कार्बन और एक यहां पे हाइड्रोजन, तो यहां पे OCH मिला। तो इसलिए CCH और OCH में इसकी प्रायोरिटी ज्यादा, ये 1 ये 2। यहां पर देखिए ये है स्मॉलर रिंग, राइट। पहला कार्बन, इसके बाद यहां CH2 मिला, तो पहला कार्बन के बाद फिर CH2 मिला, और आगे गए तो CH2 मिला, यहां पर भी और आगे गए तो CH2 मिला। लेकिन जब आगे गए
तो ये था 3 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री। 3 डिग्री कार्बन में कार्बन से 3 कार्बन अटैच्ड है, और 2 डिग्री में 2 कार्बन अटैच्ड है, और 3 डिग्री की प्रायोरिटी 2 डिग्री से ज्यादा होगी, क्योंकि जितने ज्यादा कार्बन अटैच्ड होंगे, हाइड्रोजन जितने कम होंगे, प्रायोरिटी ज्यादा। तो यहां पे आगे गए, 2 डिग्री मिला, फिर 2 डिग्री, यहां पे 2 डिग्री, फिर 2 डिग्री। जब इधर और आगे जाते हैं तो अगेन 3 डिग्री मिल जाता है, लेकिन यहां पे 2 डिग्री से आगे जाने पर 2 डिग्री ही मिलता है। और यही रीजन है कि अगर सैचुरेटेड रिंग है जिनमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, तो जो स्मॉलर रिंग है उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी। तो ध्यान रखिएगा, स्मॉलर रिंग की प्रायोरिटी ज्यादा होती है। लिख लीजिएगा, स्मॉलर सैचुरेटेड रिंग इज हैविंग हायर प्रायोरिटी। ध्यान रखिएगा, सैचुरेटेड होनी चाहिए और होमोसाइक्लिक होनी चाहिए। ठीक है, सारे एटम सेम होने चाहिए। तो स्मॉलर रिंग की प्रायोरिटी ज्यादा, 1 एंड 2। अब इस केस में सेम प्रायोरिटी वाले ऑपोजिट साइड कॉन्फ़िगरेशन ई हो जाएगा। सो ऑल दीज आर सीआईपी सीक्वेंस रूल। और अगर कोई भी मॉलिक्यूल डबल बॉन्ड के अराउंड जीआई शो करता है तो उसका कॉन्फ़िगरेशन ई होगा या जेड होगा, ये हम नोट लिख सकते हैं। ठीक है, नोट कीजिए। फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट देखिए यार, अभी हमने अगर कोई मॉलिक्यूल जीआई शो करता है तो उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा ये फाइंड करना सीखा। नेक्स्ट देखते हैं, अगर कोई मॉलिक्यूल डबल बॉन्ड के अराउंड जीआई शो करता है तो उसके कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे, टोटल कितने आइसोमर बनेंगे। तो यार ये तो सभी को पता है कि ठीक है सर, एक डबल बॉन्ड है तो दो बनेंगे, एक ई और जेड। फिर जरा एक बार बताओ कि अच्छा सर दो डबल बॉन्ड होते तो दो डबल बॉन्ड में चार। अब जरा एक बार लिख कर बताओ कि अगर तीन डबल बॉन्ड हो तो कितने बनेंगे। बहुत सारे लोग लिखेंगे सर तीन में छह बन जाएंगे। ठीक है, दो एक में दो बनते हैं, दो में चार बनते हैं, तो तीन में छह बन जाएंगे। नहीं, छह नहीं बनते। कितने बनते हैं इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। बहुत सारे लोग लिख रहे थे कि सर स्ट्रक्चरल आइसोमर कितने बनेंगे, काउंट करने का कोई फॉर्मूला बता दो। यार स्ट्रक्चरल आइसोमर कितने बनेंगे इसको काउंट करने का तो कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन किसी भी मॉलिक्यूल के टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने बनेंगे इसको काउंट करने का हमारे पास फॉर्मूला है। देखिए यहां पर दो केस होते हैं। केस वन, दो केस है। केस वन, व्हेन मॉलिक्यूल इज अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल मतलब जिसके दोनों एंड्स इक्वल ना हो। ठीक है, अनसिमेट्रिकल मींस टू एंड्स हैव डिफरेंट ग्रुप्स, जिसके दोनों टर्मिनल डिफरेंट हो। ठीक है, अब देखिए तो इसके टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर फाइंड करने का फॉर्मूला है 2⁻n। आप कहेंगे सर n क्या है, तो यहां पर n इज इक्वल टू है स्टीरियो साइट। n का मतलब है वो साइट जहां पर मॉलिक्यूल जीआई शो करता है। n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइट्स इन विच जीआई इज ऑब्जर्व। ऐसी साइट जहां पर मॉलिक्यूल जीआई शो करता है। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं मैं आपको। अब देखिए, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH, CH2
CH3। अब देखिए, पहला क्वेश्चन तो ये है कि क्या इस मॉलिक्यूल में कोई भी ऐसा डबल बॉन्ड है जो जीआई शो करे। कितने ऐसे डबल बॉन्ड हैं जो जीआई शो करते हैं। आप कहेंगे कि सर एक तो ये डबल बॉन्ड है, क्योंकि इस डबल बॉन्ड पे H और CH3, H और एक ये पूरा ग्रुप, तो एक तो ये स्टीरियो साइट है, ये वो साइट है जहां पर मॉलिक्यूल जीआई शो करेगा। दूसरा ये वाला डबल बॉन्ड भी है और इस डबल बॉन्ड पर भी मॉलिक्यूल जीआई शो करता है, तो यहां पर N स्टीरियो साइट्स आ गई 2। पहला काम है स्टीरियो साइट फाइंड करना। अब देखिए, क्या ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल, क्योंकि सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल के लिए हमारे पास डिफरेंट फॉर्मूला है। तो अब सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल कैसे चेक करेंगे, तो आपको देखना है सेंटर से अगर हम इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में जाएं और सेम डिस्टेंस पे सेम एटम मिलता है तो हम कहेंगे सिमेट्रिकल, और सेम डिस्टेंस जाने पर डिफरेंट एटम मिलते हैं तो हम कहेंगे अनसिमेट्रिकल। इस मॉलिक्यूल का ये मान लेते हैं सेंटर, इधर गए CH मिला, इधर गए CH मिला, और आगे गए डबल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, लेकिन इधर CH3 मिल रहा है और इधर CH2 CH3 मिल रहा है। इसका मतलब सेंटर से लेफ्ट में, राइट में, सेंटर से अपोजिट डायरेक्शन में जाने पर सेम डिस्टेंस पर सेम एटम नहीं मिल रहे। इसका मतलब ये मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है। अच्छा, एक तरीका और है, अगर कोई मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है तो उसका नाम केवल एक डायरेक्शन से लिखा जा सकता है, और अगर सिमेट्रिकल है तो दोनों में से कहीं से भी लिखो, नेम सेम आएगा। जैसे आप बताइए, इसका नाम लेफ्ट से लिखना चाहिए या राइट से। नंबरिंग कहां से करेंगे, आप कहेंगे सर लेफ्ट से करेंगे क्योंकि लेफ्ट से डबल बॉन्ड पास पड़ रहा है, तो इसका मतलब ये मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल होता तो दोनों साइड से नंबरिंग कर सकते हैं, और अगर अनसिमेट्रिकल है तो बिल्कुल आसान है, टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर 2 रेज़ टू पावर n, 2 रेज़ टू पावर 2, यानी टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर 4 बनेंगे। ठीक है, और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH और इधर लगा है Cl। तो अब यहां पर देखिए कितने ऐसे डबल बॉन्ड है जिनके अराउंड मॉलिक्यूल जीआई शो करेगा, 1 2 और ये वाला भी 3, क्योंकि सिमेट्रिकल नहीं, इधर CH3 लगा है, इधर Cl लगा है। नंबरिंग केवल इधर से कर सकते हैं। अनसिमेट्रिकल है, टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन जाएंगे 2 रेज़ टू पावर 3 इज इक्वल टू 8। बिल्कुल आसान फॉर्मूला, नोट कीजिए, फिर और एग्जांपल लेते हैं। नोटेड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। व्हेन मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल मींस जिसके दोनों एंड्स इक्वल हो। अगर मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है तो उसमें टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर कैसे फाइंड करेंगे। अब देखिए, जैसे अगर हमारे पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH3 है, तो अब ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, क्योंकि अगर हम सेंटर इसको मान लेते हैं, सेंटर से चाहे लेफ्ट में जाए या राइट में जाए, सेम डिस्टेंस ट्रेवल करने पर आपको सेम एटम मिलेगा। आप यहां पे खड़े हो जाइए, इधर जाइए, CH मिला, इधर भी CH, डबल बॉन्ड इधर भी मिला, आगे गए CH3, यहां भी CH3। इस मॉलिक्यूल का नेम लिखना है तो आप चाहे लेफ्ट से लिखें या राइट से लिखें, IUPAC नेम सेम आएगा।
तो ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है। और अगर कोई भी मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है तो वहां पर टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर फाइंड करने का फॉर्मूला है टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर इज इक्वल टू 2 रेस्ट पावर n-1 प्लस 2 रेस्ट पावर m-1। अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर n तो पता है, सर n इज इक्वल टू, तो हमें पता है नंबर ऑफ स्टीरियो साइट। स्टीरियो साइट मीन्स वो साइट जहां पर मॉलिक्यूल जीआईसो करता है। फिर आप कहेंगे सर ये m क्या है, ये m क्या है, m कैसे पता चले? तो यार m की वैल्यू ना डिपेंड करती है कि जो स्टीरियो साइट हैं, जो स्टीरियो साइट्स हैं वो इवन है या ऑड। अगर n इज इक्वल टू इवन है, अगर n इज इक्वल टू इवन है तो m की वैल्यू n/2 होती है। और अगर n इज इक्वल टू ऑड है तो फिर m की वैल्यू, n इज इक्वल टू अगर ऑड है तो m इज इक्वल टू n+1/2 होती है। इवन है तो n/2, ऑड है तो n+1/2। ठीक है, अब देखिए जैसे इस मॉलिक्यूल के हमें टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर निकालना है तो यहां पे n की वैल्यू कितनी हो गई, ये क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए यहां पे n इज इक्वल टू कितना है, 2 स्टीरियो साइट है। कैसे? एक ये डबल बॉन्ड और एक ये डबल बॉन्ड, n की वैल्यू 2, इवन है, टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर, टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर 2 रेस्ट पावर 2-1 n-1 प्लस n की वैल्यू अगर 2 आई है तो m की वैल्यू क्या आएगी, 2/2, 2/2 मतलब n इज इक्वल टू 2, तो m इज इक्वल टू 2/2, 2/2 मीन्स 1। टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर 2 रेस्ट पावर 2-1 प्लस 2 रेस्ट पावर 1-1। ये क्या हो जाएगा, 2 रेस्ट पावर 2-1 मीन्स 2 रेस्ट पावर 1 प्लस 2 रेस्ट पावर 0। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो वैल्यू होती है 1, मतलब इस बार टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन गए 3। टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर 3। अच्छा एक केस और लेते हैं, है ना। यहां पर हमने एक एग्जांपल लिया 1, ये 2, ये हो गया एग्जांपल 3। एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर हमारे पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH और CH3 है। अब यहां पर देखिए कितनी स्टीरियो साइट्स हैं जहां पर जीआई शो करेगा। तो एक तो ये डबल बॉन्ड, एक ये डबल बॉन्ड और एक ये डबल बॉन्ड। तो यहां पे नंबर ऑफ स्टीरियो साइट n इज इक्वल टू आ गया 3। और अगर n इज इक्वल टू 3 है तो m की वैल्यू हो जाएगी 3+1, 3+1 मीन्स 4, 4/2, 4/2, 4/2 का मतलब ये हुआ 4/2 मतलब 2, तो n की वैल्यू 3 और m की वैल्यू 2। तो यहां पर टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो जाएंगे 2 रेस्ट पावर 3-1 प्लस 2 रेस्ट पावर 2-1। अब देखिए 3-1 मीन्स 2 रेस्ट पावर 2 प्लस 2 रेस्ट पावर 1, 4 प्लस 2 यानी इस बार टोटल बन जाएंगे 6। ठीक है, तो अगर अनसिमेट्रिकल होता, अगर अनसिमेट्रिकल होता और 2 डबल बॉन्ड होते तो 4 बनते, लेकिन सिमेट्रिकल में 3 बन गए। ऐसे ही 3 डबल बॉन्ड पे अगर अनसिमेट्रिकल होता तो 2 रेस्ट पावर 3 8 बनते, लेकिन सिमेट्रिकल होने पर 6 बन जाएगा। नोट कीजिए, फिर कुछ और एग्जांपल लेते हैं।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कुछ और एग्जांपल लेते हैं। कुछ और एग्जांपल लेते हैं और उनके टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर काउंट करके देखते हैं। अब देखिए, अगर इस मॉलिक्यूल में देखें तो एक तो ये वाली जीआई वाली साइट है और एक ये एलीन सिस्टम की अगर हम बात करें तो एक एलीन सिस्टम है। अब यहां पर भी जीआई शो करेगा। एलीन सिस्टम जीआई तब शो करता है जब उसमें कंटिन्यूअस 1 2 3 ऑड बॉन्ड हो। यस, यहां पे ऑड बॉन्ड है तो ये भी जीआई शो करेगा, ये भी जीआई शो करेगा। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, एन का मतलब समझ लेते हैं नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। ध्यान रखिएगा, एन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड नहीं बल्कि एन नंबर ऑफ स्टीरियो साइट है। तो यहां पर 2 स्टीरियो साइट है। मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं हो सकता। और अगर अनसिमेट्रिकल है तो सीधे फॉर्मूला लगाइए, टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर 2 रेस्ट पावर 2 2 रेस्ट पावर 2 यानी 4 बन जाएंगे। यहां पर देखिए एक स्टीरियो साइट ये है जहां पर मॉलिक्यूल जीआई शो करेगा। लेकिन अगर इस एलीन वाली स्टीरियो साइट की हम बात करें, अगर इस एलीन वाली स्टीरियो साइट की बात करें तो ये जो एलीन की स्टीरियो साइट है इसमें इस बार इवन बॉन्ड है। और अगर इवन बॉन्ड है तो फिर ये जीआई शो नहीं करेगा। तो यहां पर टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर केवल एक डबल बॉन्ड के राउंड जीआई शो कर रहा है। और अगर एक डबल बॉन्ड के राउंड जीआई शो कर रहा है तो हमेशा 2 ही आइसोमर बनेंगे, एक सिस एक ट्रांस। एक डबल बॉन्ड के राउंड जीआई शो कर रहा है तो सोचना ही नहीं है सिस ट्रांस। जब एक से ज्यादा डबल बॉन्ड हो तो फिर फॉर्मूला लगाना है। यहां पर देखिए सिर्फ एक डबल बॉन्ड है जिसके राउंड जीआई शो कर रहा है। इस डबल बॉन्ड के राउंड तो मॉलिक्यूल जीआई शो करेगा ही नहीं और इसलिए टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे 2। नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अब देखिए हमारे पास कुछ और मॉलिक्यूल हैं और इनमें हम देखते हैं कि ये मॉलिक्यूल जीआई शो करेगा या नहीं। चलिए तो फर्स्ट एग्जांपल अगर देखें यहां पर तो एक तो यार ये वाला डबल बॉन्ड है
अब मॉलिक्यूल इस डबल बॉन्ड के अराउंड जीआई शो नहीं करेगा, क्योंकि लेफ्ट साइड पे लगे हुए ग्रुप तो सेम है, पर राइट साइड की इस कार्बन से दोनों लगे हुए दोनों ग्रुप इधर वाले तो डिफरेंट है, एक एच है, एक ये पूरा है, तो इस कार्बन से तो डिफरेंट है, लेकिन इस कार्बन से दोनों हाइड्रोजन लगे हैं, तो इस डबल बॉन्ड के अराउंड जीआई शो नहीं करेगा। अब देखो, रिंग के डबल बॉन्ड के अराउंड भी मॉलिक्यूल जीआई शो नहीं करेगा, क्योंकि रिंग के डबल बॉन्ड के अराउंड मॉलिक्यूल तभी जीआई शो करता है जब रिंग में मिनिमम 8 कार्बन हो, तो इसके अराउंड भी नहीं करेगा। यहां पर केवल ये 2 कार्बन है, एक जीआई वाला सिस्टम है, और अगर एक जीआई वाला सिस्टम है, रिंग के इन दोनों कार्बन के अराउंड जीआई शो कर रहा है, और अगर एक जीआई वाली साइट है तो टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, 2 बनेंगे, बिल्कुल नहीं होगा। यहां पर देखिए, यहां पे हाइड्रोजन लगा है, तो एक तो ये जीआई वाली साइट है, दूसरा रिंग में डबल बॉन्ड है और रिंग में 8 कार्बन है, तो इस डबल बॉन्ड के अराउंड भी जीआई शो करेगा, और दूसरा रिंग के इन दोनों कार्बन के अराउंड भी जीआई शो करेगा, इन दोनों कार्बन के अराउंड भी जीआई शो करेगा। तो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर वाली 3 साइड्स हैं, और इसलिए टोटल आइसोमर बन जाएंगे 2⁻³ यानी 8। यहां पर देखो, एक ये डबल बॉन्ड है, एक ये डबल बॉन्ड है, और एक ये डबल बॉन्ड है, 3 डबल बॉन्ड हैं जिनसे लगे हुए ग्रुप डिफरेंट हैं, तो इस बार टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन जाएंगे 2⁻³ = 8। यहां पर कैसे, आप कहेंगे सर एक यहां पर कैसे डिफरेंट है, तो यार एक Br एक CH3 है, यहां पे एक H है, और एक ये पूरा ग्रुप, यहां पर एक H और एक ये, यहां पर देखिए एक H और एक पूरा ये, हर डबल बॉन्ड पे sp2 कार्बन पे लगी हुई दोनों यूनिट डिफरेंट हैं, और इसलिए हर डबल बॉन्ड पे जीआई शो कर रहा है, मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है, सो 2⁻³ 8 आइसोमर बनेंगे। नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब हम आ चुके हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर के लास्ट पार्ट में, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर। और प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर में ज्योमेट्रिकल आइसोमर सिस ट्रांस की हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट टॉपिक लिख लीजिएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, और इनमें हम फर्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करने वाले हैं स्टेबिलिटी। अगर हम स्टेबिलिटी डिस्कस करें, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की स्टेबिलिटी डिस्कस करते हैं कि सिस और ट्रांस में ज्यादा स्टेबल कौन सा है, तो चलिए कंपेयर करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की स्टेबिलिटी। नॉर्मली ये देखा गया है, नॉर्मली ऐसा होता है, जरूरी नहीं है कि ऐसा हमेशा हो, नॉर्मली ऐसा है दैट ट्रांस फॉर्म इज मोर स्टेबल देन सिस फॉर्म। नॉर्मली ऐसा होता है, हमेशा ऐसा हो जरूरी नहीं है। ठीक है, देखिए कंपेयर कैसे करेंगे। तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहां पर लगा है CH3 हाइड्रोजन, CH3 हाइड्रोजन, ये वाला है सिस फॉर्म, और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, अगर दोनों CH3 अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये है सिस और ये है ट्रांस। अब जरा ध्यान से देखिए, स्टेबिलिटी किस फैक्टर पर डिपेंड करती है, तो यार सिंपल सी बात है, स्टेबिलिटी डिपेंड करती है एनर्जी पर। जिस मॉलिक्यूल की टोटल एनर्जी कंटेंट जितना कम होगा, एनर्जी कंटेंट जितना कम, मॉलिक्यूल उतना ज्यादा स्टेबल। फिर क्वेश्चन उठता है कि सर हमें कैसे पता चलेगा, तो यार एनर्जी डिपेंड करती है, एनर्जी डिपेंड करती है, पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करती है चार्ज पर, Q1 Q2 बाई R। अगर सेम चार्जेस पास पास हैं
तो एनर्जी बढ़ जाएगी। सेम चार्ज पास पास है, एनर्जी बढ़ जाएगी, और एनर्जी बढ़ गई तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। अब देखिए यहां पर है CH3, ये भी है CH3, यहां पर तो छुटकू सा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन बहुत छोटा एटम है यार, एक ही इलेक्ट्रॉन है। CH3 6 इलेक्ट्रॉन, कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन 9 इलेक्ट्रॉन, यहां पर भी 9 इलेक्ट्रॉन, यहां पर भी 9 इलेक्ट्रॉन। यार इलेक्ट्रॉन्स पर है निगेटिव चार्ज, यहां पर 9 निगेटिव चार्ज, यहां पर भी 9 निगेटिव चार्ज, और जब इतने सारे निगेटिव चार्ज एक दूसरे के इतने क्लोज होंगे तो रिपल्सन तो होगा ही होगा। जब इलेक्ट्रॉन पास होंगे, सेम चार्ज है, यहां पर रिपल्सन हाई होगा। तो अगर मैं बात करता हूं सिस और ट्रांस में कि भैया रिपल्सन कहां ज्यादा है, रिपल्सन कहां ज्यादा है, सिस में या ट्रांस में, तो आप कहेंगे सर सिस में ज्यादा रिपल्सन है ट्रांस से। रीजन देखिए, यहां पर 9 इलेक्ट्रॉन, यहां पर भी 9 इलेक्ट्रॉन, ये दूर दूर हैं। आप कहेंगे सर हाइड्रोजन तो है, यार हाइड्रोजन तो छुटकू सा एटम है, इतने स्मॉल एटम के कारण कोई रिपल्सन नहीं लगता। तो अगर मैं आपसे पूछूं रिपल्सन कहां ज्यादा है सिस और ट्रांस में, आप कहेंगे सर रिपल्सन तो सिस में ज्यादा होगा। और जब रिपल्सन ज्यादा, जहां रिपल्सन ज्यादा वहां एनर्जी भी ज्यादा, तो रिपल्सन ज्यादा तो एनर्जी भी सिस में ज्यादा होगी, ट्रांस में कम, सिस की एनर्जी ज्यादा। और जहां एनर्जी ज्यादा वहां, जहां एनर्जी ज्यादा वहां स्टेबिलिटी कम, और इसलिए स्टेबिलिटी ट्रांस की ज्यादा हो जाएगी सिस से। सो ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस। नॉर्मली ऐसा होता है। ये केस लिया है और केस लेकर के चेक करेंगे कि कहां पे ज्यादा स्टेबिलिटी है। नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो चलिए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल, अब देखिए यहां पे ये CH3, C2H5 और H। अब देखिए यहां पर दोनों CH3 सेम डायरेक्शन में है, तो ये है सिस। एक और एग्जांपल लेते हैं, यहां पर C2H5, CH3, ये H और CH3 यहां पर। अब इस पर्टिकुलर एग्जांपल में अगर हम देखें तो यहां पर दोनों CH3 ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन है ट्रांस। अब अगर यहां पे रिपल्सन कंपेयर करें तो ध्यान से देखिएगा, यहां पर जो रिपल्सन लग रहा है वो दोनों CH3 के बीच में लग रहा है। अच्छा, ये C2H5 और H, हाइड्रोजन इतना छोटा है ना कि यार हाइड्रोजन के कारण जो रिपल्सन लगता है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। नेक्स्ट देखिए, यहां पे C2H5 और CH3 के बीच में रिपल्सन लग रहा है। तो अब अगर हम बात करें कि रिपल्सन कहां ज्यादा है, तो यार यहां पे CH3 और CH3 के बीच में है, राइट। तो CH3 और CH3 के बीच में कम रिपल्सन होगा। जितना बल्की ग्रुप होगा, जितना बड़ा ग्रुप होगा, उसमें उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, और जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ज्यादा क्राउडिंग, उतना ज्यादा रिपल्सन। तो अब इस पर्टिकुलर केस में देखें तो सिस और ट्रांस में ज्यादा रिपल्सन है, और जहां पर रिपल्सन ज्यादा वहां पर एनर्जी भी ज्यादा। तो इस पर्टिकुलर केस में सिस और ट्रांस में ट्रांस की एनर्जी ज्यादा है, और अगर ट्रांस की एनर्जी ज्यादा है और हम स्टेबिलिटी देखें तो अब स्टेबिलिटी सिस की ज्यादा होगी। नॉर्मली नॉर्मली ट्रांसफॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है, यूजुअली ट्रांसफॉर्म ज्यादा स्टेबल है, लेकिन लेकिन हमेशा ट्रांसफॉर्म ज्यादा स्टेबल हो जरूरी नहीं है। जैसे इस पर्टिकुलर केस में सिस की स्टेबिलिटी ट्रांस से ज्यादा है। नोट कीजिए एग्जांपल, फिर आगे चलते हैं। चलिए
और एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे अगर सी OH है, Cl है, H है और H है, तो अब इस पर्टिकुलर केस में देखें तो यहां पे OH और Cl ये दोनों हाइड्रोजन सेम डायरेक्शन में है। अगर दोनों हाइड्रोजन सेम डायरेक्शन में है तो ये सिस है, और अगर दोनों हाइड्रोजन अपोजिट डायरेक्शन में है, यहां पर OH यहां पर Cl, तो ये ट्रांसफॉर्म है। अब इस बार देखिए Cl और OH में अगर देखें तो OH में ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन यहां पे ये हाइड्रोजन है OH और यहां पे Cl, तो यहां पर Cl और हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। कैसे? हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, यहां पे कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव, क्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव। ध्यान रखिएगा, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उस पर पार्शियल नेगेटिव, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसमें पार्शियल पॉजिटिव। तो यहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज। क्लोरीन और कार्बन में क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में अट्रैक्शन है। तो यहां पर जिन ग्रुप्स के बीच में अट्रैक्शन है वो पास है। ध्यान रखिएगा, रिपल्सन लगेगा एनर्जी बढ़ जाएगी, अगर अट्रैक्शन लगेगा एनर्जी कम हो जाएगी। यहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड बनने से एनर्जी रिलीज होगी, नेट एनर्जी कंटेंट कम हो जाएगा, और इसलिए इस पर्टिकुलर केस में सिस और ट्रांस में सिस की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। नॉर्मली ट्रांस ज्यादा स्टेबल है, बट कुछ पर्टिकुलर केस ऐसे हो सकते हैं जहां पर सिस की स्टेबिलिटी ट्रांस से ज्यादा हो जाए। चलिए और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहां पर Cl है, यहां पर Cl, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये पर्टिकुलर फॉर्म है सिस फॉर्म, और यहां पे Cl Cl हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये पर्टिकुलर फॉर्म है ट्रांसफॉर्म। अब यहां पर देखिए कार्बन क्लोरीन पार्शियल नेगेटिव, यहां पर भी पार्शियल नेगेटिव, यहां पर कार्बन क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव, यहां पर भी क्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव। अब यहां पर सिमिलर चार्ज पास पास है, और अगर सेम चार्जेस पास पास होंगे तो वहां रिपल्सन होगा। जब रिपल्सन ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा, एनर्जी ज्यादा तो स्टेबिलिटी कम, इसलिए इस पर्टिकुलर केस में ट्रांस ज्यादा स्टेबल होगा। नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए कुछ और प्रॉपर्टीज लेते हैं, जैसे डाइपोल मोमेंट। अब डाइपोल मोमेंट है क्या? तो डाइपोल मोमेंट म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता है E इंटू डी। दो एटम्स के बीच में चार्ज का सेपरेशन कितना हुआ है, चार्ज का सेपरेशन और चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है उनका जो प्रोडक्ट है उसको हम कहते हैं डाइपोल मोमेंट। ध्यान रखिएगा, डाइपोल मोमेंट डायरेक्शनल नेचर का है, और हम जब केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो यहां पर डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर। अब देखिए पॉजिटिव चार्ज किस पर आएगा, नेगेटिव चार्ज किस पर आएगा? तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उस पर आएगा नेगेटिव चार्ज, और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो हम कह सकते हैं डाइपोल मोमेंट डायरेक्शनल नेचर का है, जिसकी डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और एक बात देखिएगा, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो इलेक्ट्रॉन लेता है, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो इलेक्ट्रॉन देता है। तो हम यहां पर कह सकते हैं डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन डोनर टू एक्सेप्टर होगी, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले एटम से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाले एटम की तरफ। यहां पर दो केस हो सकते हैं। केस वन, व्हेन बोथ आर डोनर
और एक्सेप्टर। अगर दो ग्रुप लगे हैं, दोनों डोनर हैं या दोनों एक्सेप्टर हैं, तो देखते हैं डायपोल मोमेंट के किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा। जैसे अगर हम कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन CH3 H CH3 H ये लेते हैं, ये है सिस। एक और केस लेते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहां पर CH3 H CH3 H और ये है ट्रांस। अब अगर यहां पर डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन देखें तो देखिए, ये कार्बन है sp2 कार्बन, ये कार्बन है sp3। sp2 और sp3 कार्बन में अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देखी जाए तो ध्यान रखिएगा, sp2 कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी sp3 से ज्यादा है। तो जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है वो इलेक्ट्रॉन लेगा, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो इलेक्ट्रॉन देगा। तो डायपोल की डायरेक्शन ऐसी है, और यहां पर भी डायपोल की डायरेक्शन ऐसी है। तो डायपोल कैसा एक वेक्टर क्वांटिटी है, यहां पर दोनों वेक्टर ऐड हो रहे हैं तो रिजल्टेंट डायपोल इस डायरेक्शन में आएगा। तो इसका डायपोल मोमेंट म्यू नॉन जीरो होगा, कुछ ना कुछ होगा, जीरो नहीं होगा। यहां पर देखिए, ये डोनर एक्सेप्टर, डायपोल की डायरेक्शन यहां पे ऐसी है, यहां पे डायपोल की डायरेक्शन ऐसी है, और दोनों डायपोल मोमेंट, दोनों डायपोल एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, जितना इस डायरेक्शन से लेगा उतना इस डायरेक्शन से। तो यहां पर म्यू इज इक्वल टू जीरो है। तो इसका नॉन जीरो है, इसका जीरो है, और इसलिए अगर हम देखें तो सिस का डायपोल मोमेंट ट्रांस से ज्यादा है। हम कह सकते हैं कि नॉर्मली सिस का डायपोल मोमेंट ट्रांस से ज्यादा होता है। अगर दोनों डोनर हैं तो सिस का डायपोल मोमेंट ट्रांस के डायपोल मोमेंट से ज्यादा होगा। नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए एक केस और लेते हैं, एक केस और लेते हैं, केस 1 का ही सेकेंड। अभी हमने क्या किया, अभी हमने क्या किया, बोथ डोनर, ये केस क्या था, दोनों ही ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनर थे तो बोथ डोनर लिया। अब एक केस लेते हैं, केस 1 का ही 2, जब दोनों एक्सेप्टर हैं, ठीक है। जैसे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहां पे Cl H Cl H, ये हो गया दिस फॉर्म, और एक कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये Cl H Cl H, ये हो गया ट्रांसफॉर्म। अब देखिए, ये कार्बन क्लोरीन बॉन्ड है, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड में क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव, कार्बन पार्शियल पॉजिटिव, यहां पार्शियल पॉजिटिव, क्लोरीन पार्शियल नेगेटिव। इस बार डबल बॉन्ड से क्लोरीन लगा है, और क्लोरीन कैसा है, जो कार्बन से इलेक्ट्रॉन ले रहा है। पिछली बार CH3 था जो डोनर था, इस बार Cl है जो एक्सेप्टर है। तो इस डायपोल की डायरेक्शन इधर और इसका इधर, तो नेट डायरेक्शन इधर होगी। यहां पर देखिए, कार्बन क्लोरीन डायपोल की डायरेक्शन ये होगी, कार्बन क्लोरीन डायपोल की डायरेक्शन यहां पे ऐसी होगी। यहां पर म्यू इज इक्वल टू जीरो होगा, यहां पर म्यू इज इक्वल टू नॉन जीरो होगा। और इस पर्टिकुलर केस में अगर देखें तो अगेन म्यू ऑफ सिस इज ग्रेटर देन म्यू ऑफ ट्रांस। तो अगेन सिस का डायपोल मोमेंट ट्रांस के कंपैरिजन में ज्यादा है। नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, व्हेन वन इज डोनर एंड अदर इज एक्सेप्टर। अगर डबल बॉन्ड ऐसे ग्रुप लगे हैं जिसमें एक ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और दूसरा ग्रुप इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, जैसे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इससे एक CH3 लगा है, Cl है, H है और H है। यहां पर दोनों हाइड्रोजन सेम डायरेक्शन में हैं,
इसका कॉन्फ़िगरेशन दिस होगा। और एक दूसरा केस लेते हैं जिनमें दोनों ग्रुप अपोजिट साइड में लगे हैं, हाइड्रोजन सिमिलर ग्रुप अपोजिट साइड में लगे हैं, इसका कॉन्फ़िगरेशन ट्रांस हुआ। अब यहां पर यार अगर डायपोल की डायरेक्शन देखें तो CH3 डोनर है, कार्बन एक्सेप्टर है, इस डायरेक्शन में होगा। यहां पे क्लोरीन एक्सेप्टर है, कार्बन डोनर, तो इस डायरेक्शन में। यहां पे CH3 डोनर, क्लोरीन एक्सेप्टर। अब ध्यान से देखिए, यहां पर भी दोनों वेक्टर एक दूसरे कैंसिल नहीं कर रहे हैं, यहां पर भी म्यू नॉन जीरो, यहां पर भी म्यू नॉन जीरो, लेकिन यहां पर दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है, यहां पर दोनों वेक्टर एड होंगे, यहां पर अपोजिट डायरेक्शन में है, वेक्टर सब्सट्रैक्ट होंगे। और इस पर्टिकुलर केस में अगर देखें तो दोनों का म्यू नॉन जीरो है, बट दोनों वेक्टर एड होने के कारण ट्रांस का डायपोल मोमेंट सिस के कंपैरिजन में ज्यादा होगा, तो ट्रांस का डायपोल मोमेंट ज्यादा है। अब एक बात समझिएगा, जिस किसी भी मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा उसकी पोलैरिटी भी ज्यादा होगा। मॉलिक्यूल जितना ज्यादा डायपोल मोमेंट, मॉलिक्यूल की पोलैरिटी उतनी ज्यादा, उतना उस मॉलिक्यूल में पोलैरिटी क्रिएट होगी। सो डायपोल मोमेंट फाइंड करके हम ये पता कर सकते हैं कि कौन सा मॉलिक्यूल ज्यादा पोलर है। जैसे यहां पे ट्रांस ज्यादा पोलर है, अगर प्रीवियस केस में देखें तो यहां पर सिस ज्यादा पोलर है, यहां पर अगर हम देखें तो अगेन सिस ज्यादा पोलर है। तो बाय कैलकुलेटिंग डायपोल मोमेंट वी कैन फाइंड पोलैरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। जितना ज्यादा डायपोल मोमेंट, मॉलिक्यूल की पोलैरिटी भी उतनी ही ज्यादा। ठीक है, चलो यार नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। अब यार पहला क्वेश्चन तो ये होता है कि बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। सर बॉइलिंग पॉइंट क्या है? तो यार अगर हमारे पास समझो एक लिक्विड है ना, यहां पे लिक्विड है, लिक्विड के जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होंगे उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, राइट। अगर हम इसको हीट करते हैं, हीट करेंगे तो मॉलिक्यूल का मूवमेंट बढ़ जाएगा। अब ध्यान से देखना, कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होंगे जो लिक्विड की अपर लेयर में होंगे। अच्छा, मॉलिक्यूल को जब हम हीट करते हैं तो उनका मूवमेंट रैंडम है, वो हर डायरेक्शन मूव करते हैं। तो जो अपर लेयर वाले हैं ये नीचे भी मूव करेंगे और ऊपर भी मूव करेंगे। अगर ये ऊपर की तरफ मूव कर जाते हैं तो यहां पर लिक्विड के मॉलिक्यूल वेपर बना लेंगे, और जब ये वेपर बना लेंगे तो ये वेपर भी कंटिन्यूस, वेपर गैसियस फॉर्म में आ गए, लिक्विड से गैस फॉर्म में आ गए। अब ये वेपर जब लिक्विड की सरफेस पर आकर के कोलाइड करेंगे, तो वेपर जब कोलाइड करेंगे तो पर यूनिट एरिया कुछ न कुछ फोर्स लगाएंगे, एंड दैट फोर्स पर यूनिट एरिया अप्लाइड बाय वेपर्स ऑफ लिक्विड on the upper layer of liquid is called vapor pressure। ये है वेपर प्रेशर। ठीक है, जिस टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा उस टेम्परेचर पर लिक्विड बॉयल करने लगेगा और वो इस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट होगा। अब ध्यान समझिएगा, मॉलिक्यूल्स के बीच में जितना ज्यादा फोर्स लगेगा, जितना ज्यादा फोर्स लगेगा वेपर्स बनना उतना डिफिकल्ट होगा। ज्यादा फोर्स लगेगा, ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, ज्यादा हीट देनी पड़ेगी तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। जितना ज्यादा फोर्स है मॉलिक्यूल्स के बीच में, जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उस लिक्विड की वेपर बनाना उतना डिफिकल्ट होगा, उसके लिए आपको और ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। ठीक है, तो अगर मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो उस लिक्विड की वोलेटिलिटी कम होगी, वो लिक्विड लेस वोलेटाइल होगा। उस लिक्विड को अगर आप वोलेटाइल करना चाहते हैं तो आपको ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। ज्यादा हीट देने पर बॉयल हो रहा है मतलब उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। सो सीधी सी बात यह है, किसी भी लिक्विड के जो बॉइलिंग पॉइंट है
वो मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाले फोर्स ऑफ ट्रैक्शन पर डिपेंड करता है। वो डिपेंड करता है वंडरवाल फोर्स ऑफ ट्रैक्शन पर। मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला वंडरवाल फोर्स ऑफ ट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा, लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ही ज्यादा। फिर क्वेश्चन उठता है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से ऐसे लिक्विड हैं जिनके बीच में वंडरवाल फोर्स ऑफ ट्रैक्शन ज्यादा होता है। तो ध्यान रखिएगा, जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा, उसमें मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा तो वंडरवाल फोर्स ऑफ ट्रैक्शन ज्यादा। और सर और कोई फैक्टर है क्या? यस, सरफेस एरिया। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा, मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ ट्रैक्शन उतना ज्यादा होगा। सर और कोई फैक्टर हो सकता है क्या? यस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर लिक्विड के बीच में, लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, जैसे वाटर H2O लिक्विड है लेकिन H2S गैस है। क्या रीजन है? क्योंकि H2O दूसरे H2O मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, लेकिन H2S गैस है क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाता। क्या सर कोई और फैक्टर भी हो सकता है? यस, अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर इज डाइपोल मोमेंट। बॉइलिंग पॉइंट के लिए एक और फैक्टर है जो इंपॉर्टेंट है, वो है बॉइलिंग पॉइंट के लिए डाइपोल मोमेंट। क्योंकि अगर मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा, अगर मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा, ठीक है, तो पोलरिटी ज्यादा होगी। ठीक है, जितना ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है किस पर? डाइपोल मोमेंट पे। क्यों? क्योंकि डाइपोल मोमेंट ज्यादा तो पोलरिटी ज्यादा होगी। जितना ज्यादा डाइपोल मोमेंट, जितना ज्यादा डाइपोल मोमेंट उतनी ज्यादा पोलरिटी। पोलरिटी ज्यादा तो मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला, जितने ज्यादा पोलर मॉलिक्यूल होंगे उनके बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ ट्रैक्शन भी उतना ज्यादा। तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा कब होगा? जब डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा, क्योंकि डाइपोल मोमेंट ज्यादा होने पर पोलरिटी ज्यादा हो जाएगी, और पोलरिटी ज्यादा होने पर फोर्स ऑफ ट्रैक्शन ज्यादा। फोर्स ऑफ ट्रैक्शन जितना ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ही ज्यादा। इसीलिए नॉर्मली अगर देखें तो सिस और ट्रांस में, बताइए जरा किसका बॉइलिंग पॉइंट, किसका सिस और ट्रांस में अगर हम कंपेयर करें किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है, तो आप कहेंगे सर नॉर्मली सिस का डाइपोल मोमेंट ज्यादा। जब डाइपोल मोमेंट ज्यादा तो सिस ज्यादा पोलर होगा, ज्यादा पोलर होगा तो लगने वाला मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ ट्रैक्शन भी ज्यादा, और मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ ट्रैक्शन ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा। तो ध्यान रखिएगा, बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करेगा सिस और ट्रांस का डाइपोल मोमेंट पे। जैसे अगर हमारे पास सिस ब्यूटूइन है, ये सिस ब्यूटूइन है और ये ट्रांस वाला है, आपसे पूछा जाए बताइए किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, आप कहेंगे सर सिस का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। दूसरा देखिए, अगर एक डोनर और एक एक्सेप्टर है, जैसे अगर एक डोनर और एक एक्सेप्टर ले लिया जाए, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, एक डोनर है CH3 और एक Cl एक्सेप्टर है, ये है सिस, और ये वाला जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये है ट्रांस। अब यहां पर अगर देखें इस पर्टिकुलर केस में, तो ट्रांस का डाइपोल मोमेंट ज्यादा है, तो डाइपोल मोमेंट ज्यादा तो पोलरिटी ज्यादा। जितने ज्यादा पोलर मॉलिक्यूल होंगे उनके बीच में फोर्स ऑफ ट्रैक्शन उतना ज्यादा, और इसलिए बॉइलिंग पॉइंट इस बार ट्रांस का ज्यादा होगा, नॉर्मली सिस का, बट स्पेशल केसेस में ट्रांस का भी हो सकता है। सर बाकी फैक्टर्स को भी कंपेयर करेंगे क्या? नहीं, क्योंकि अभी हम डिस्कस कर रहे हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज, और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में डिफरेंस केवल डाइपोल मोमेंट का है, इसलिए बाकी फैक्टर्स बॉइलिंग पॉइंट के जो हैं उनको मैं यहां पर इंक्लूड नहीं कर रहा हूं, क्योंकि हम अभी सिर्फ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का डाइपोल मोमेंट देख रहे हैं। मैं आपको पूरा डाइपोल मोमेंट टॉपिक नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का डाइपोल मोमेंट, मैं आपको बॉइलिंग पॉइंट नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं ये पढ़ा रहा हूं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, सिस और ट्रांस में। तो यहां पर सिस में, यहां पे ट्रांस में, नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, मेल्टिंग पॉइंट। देखिए मेल्टिंग पॉइंट क्या है, तो यार मेल्टिंग पॉइंट आपको पता है वो टेम्परेचर है जिसमें कोई सॉलिड से लिक्विड बनता है, वो मेल्टिंग पॉइंट होता है। अब नॉर्मली जो सॉलिड बनते हैं वो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। अब क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर कैसे, क्रिस्टल कैसे, इस तरह से मॉलिक्यूल स्पेस में इस तरह से क्रिस्टल बना करके डिफरेंट एटम्स अरेंज्ड होते हैं कुछ इस पर्टिकुलर तरह से, ये ऐसे। अब देखिए मेल्टिंग पॉइंट के लिए क्या जरूरी है, तो मेल्टिंग पॉइंट के लिए जरूरी है कि ये सभी मॉलिक्यूल पास पास रहें। जितना ज्यादा मॉलिक्यूल पास रहेंगे, मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, और जहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा वहां पर सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए ज्यादा टेम्परेचर लगेगा। देखो अभी क्या है, सॉलिड में मॉलिक्यूल पास पास है, इसको अगर हम हीट करेंगे तो ये लिक्विड में आ जाएगा, मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाएंगे। तो अगर सॉलिड से लिक्विड बनाना है मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, एटम्स को, मॉलिक्यूल्स को दूर दूर करना पड़ेगा। जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए उतनी ज्यादा एनर्जी लगेगी। इसलिए मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है पैकिंग इफिशियंसी से। जितने ज्यादा मॉलिक्यूल पास होंगे, मेल्टिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा। जितने ज्यादा पैकिंग इफिशियंसी, जितना क्लोजली पैक्ड रहेंगे, मेल्टिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा। और किस बात पर डिपेंड करेगा, वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लैटिस को ब्रेक करने के लिए, उतनी ज्यादा एनर्जी, मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाइड। ध्यान से देखिएगा, अगर हम 8 टेनिस बॉल लें और टेनिस बॉल को इस तरह से अरेंज करें, तो बीच में जो खाली जगह बचेगी ना, इसको कहते हैं वाइड, खाली स्पेस कहते हैं वाइड। वाइड जितना छोटा होगा, मॉलिक्यूल उतने पास होंगे, तो वाइड का साइज जितना छोटा, मेल्टिंग पॉइंट भी उतना ज्यादा। तो वाइड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और सबसे इंपॉर्टेंट है सिमेट्री। अगर सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है तो जितना ज्यादा सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होगा, उसकी पैकिंग इफिशियंसी उतनी ज्यादा होगी। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक रूम में बोलता हूं, ये रूम है, इस रूम में आपको बहुत सारे क्यूब रखने हैं और बहुत सारी फुटबॉल रखनी है, तो आप ज्यादा क्या रख पाएंगे, क्यूब या फुटबॉल? तो हम क्यूब ज्यादा अरेंज कर पाएंगे, क्योंकि जब हम फुटबॉल रखेंगे तो बीच में कुछ ना कुछ वाइड स्पेस बच जाएगा। अच्छा, इसी चीज को देखा जापानीज ने। उन्होंने क्या देखा कि यार जब तरबूज को हम ट्रक में ट्रांसपोर्ट करते हैं तो बहुत सारी जगह खाली बच जाती है, तो उन्होंने क्या किया, क्यूब शेप के तरबूज बना लिए। ठीक है, क्यूब शेप के तरबूज। जब तरबूज छोटा रहता था तो छोटे तरबूज को एक क्यूब के अंदर रख देते थे, है ना, जब वो ग्रो कर रहा होता था प्लांट में, तो एक क्यूब शेप के अंदर रख देते थे, प्लास्टिक का क्यूब बना के रख देते थे। तो जब तरबूज ग्रो होता था तो वो क्यूब का शेप ले लेता था। तो जब क्यूब शेप का तरबूज का ट्रांसपोर्टेशन करना होगा, तो वो ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा इजी होगा। तो अगर कभी मैं एक रूम में या स्पेस में बहुत सारे मॉलिक्यूल अरेंज करने हो, तो जो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल हैं वो ज्यादा अरेंज किए जा सकते हैं। अगर हम ट्रांस और सिस की बात करें, देखिए ये है ट्रांस और ये है सिस। सिस में इलेक्ट्रॉन्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जब इसकी पैकिंग होती है तो पैकिंग कैसी होगी, यहां से इस तरह से पैकिंग हो रही है, और यहां पर जब पैकिंग हो रही है तो एक CH3 इधर है, एक CH3 इधर है। यहां पर जब पैकिंग हो रही तो दोनों CH3 एक साइड में आ गए। तो ट्रांस कैसा है, ये मोर सिमेट्रिकल है, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। जबकि ये कैसा है, ये लेस सिमेट्रिकल है। तो पैकिंग इफिशियंसी अगर हम देखें, तो पैकिंग इफिशियंसी अगर हम देखें, पैकिंग इफिशियंसी कौन ज्यादा आसानी से पैक हो सकता है क्रिस्टल बनाते समय, तो पैकिंग इफिशियंसी ट्रांस की ज्यादा है सिस से। और पैकिंग इफिशियंसी ज्यादा होने के कारण ही, ध्यान रखिएगा,
बाकी सारी प्रॉपर्टी तो सिस की ज्यादा थी, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट ट्रांस का ज्यादा होगा ओवर सिस ड्यू टू मोर सिमेट्रिकल, ड्यू टू मोर इफेक्टिव पैकिंग। नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, सॉल्युबिलिटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सॉल्युबिलिटी। अब देखिए, आप सबने पढ़ा होगा लाइक डिसॉल्व लाइक, ठीक है। तो अब देखिए, सॉल्युबिलिटी वैसे दो फैक्टर पर डिपेंड करती है, एक तो कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं और दूसरा कितनी स्ट्रेंथ वाला हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। तो एक फैक्टर है सॉल्युबिलिटी के लिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और एक दूसरा फैक्टर है लाइक डिसॉल्व लाइक, ठीक है। तो जो पोलर मॉलिक्यूल होंगे, पोलर मॉलिक्यूल आर मोर सॉल्युबल in polar solvent, right? Polar molecule are more soluble in polar solvent. और अगर नॉन पोलर देखें, नॉन पोलर आर मोर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। पोलर पोलर में और नॉन पोलर में। जैसे अगर हम नॉर्मली देखें सिस और ट्रांस, ठीक है ना, तो सिस और ट्रांस में अगर बात किया जाए कि ज्यादा पोलर कौन है, ठीक है, तो सिस और ट्रांस में डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा है? सिस का। डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा है? म्यू। सिस का ज्यादा है। जिसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा उसकी पोलरिटी भी ज्यादा होगी। पोलरिटी भी किसकी ज्यादा है? सिस की, ठीक है। तो अब देखो, अगर हम वाटर लेते हैं तो वाटर कैसा है? पोलर सॉल्वेंट है। कैसे वाटर पोलर सॉल्वेंट है? अगर आप वाटर का स्ट्रक्चर देखेंगे तो ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव, ये पोलर सॉल्वेंट है। और इन दोनों में सिस और ट्रांस में ज्यादा पोलर कौन सा है? सिस। तो वाटर में पोलर सॉल्वेंट, वाटर यानी पोलर सॉल्वेंट में ज्यादा सॉल्युबल कौन होगा? सिस ज्यादा सॉल्युबल होगा। लेकिन अगर हम CCl4 लेते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये कैसा है? नॉन पोलर सॉल्वेंट है। नॉन पोलर सॉल्वेंट क्योंकि इसका डाइपोल मोमेंट 0 है। नॉन पोलर सॉल्वेंट CCl4 का स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो यहां पर सभी डाइपोल एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, म्यू इक्वल टू 0 नॉन पोलर, और इसका म्यू नॉन जीरो, ये पोलर। तो वाटर पोलर है और इसमें इसलिए वाटर में से ज्यादा सॉल्युबल है। लेकिन सिस और ट्रांस में ट्रांस नॉन पोलर है और इसलिए ट्रांस वाला CCl4 में ज्यादा सॉल्युबल होगा। तो ध्यान रखिएगा, लाइक डिसॉल्व लाइक, जिस कंपाउंड का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा वो मोर पोलर होगा, वो सिस में ज्यादा सॉल्युबल होगा। जिसका डाइपोल मोमेंट कम होगा, वो जिसका डाइपोल मोमेंट कम है, ठीक है, वो नॉन पोलर CCl4 में। जैसे सिस वाला वाटर में ज्यादा सॉल्युबल, ट्रांस वाला CCl4 में, ठीक है। तो चलिए जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उन्हीं पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन है द ई आइसोमर, इनमें से ई कॉन्फ़िगरेशन किसका है? तो यार Br और H में Br की प्रायोरिटी ज्यादा, Cl और F में Cl की प्रायोरिटी ज्यादा, तो यहां सेम प्रायोरिटी सेम साइड Z। यहां पर ये 1 2 1 2, ये भी Z। CH3 और H में CH3 की, यहां पर कार्बन के बाद कार्बन है, ये 1 ये 2, यहां पर सेम प्रायोरिटी वाले अपोजिट डायरेक्शन में है, कॉन्फ़िगरेशन E, एंड हेंस करेक्ट आंसर इज C। नेक्स्ट देखिए द जेड आइसोमर, तो F और Cl में 1 2 1 2, सेम प्रायोरिटी अपोजिट साइड E। यहां पे 1 2 1 2, ये भी E। यहां पर देखिए Cl और COOH में Cl COOH2 C2H5 1 2, ये भी है। तो करेक्ट आंसर तो आपको पता ही चल गया होगा 1 2
1 2, सेम प्रायोरिटी, सेम साइड, कॉन्फ़िगरेशन जेड, करेक्ट आंसर डी। नेक्स्ट देखिए, द करेक्ट स्टीरियोकेमिकल फार्मूला ऑफ ट्रांस 3 क्लोरो 1 फिनाइल ब्यूट 1 इन। तो देखो पहले तो ब्यूट 1 इन, ब्यूट 1 इन, ठीक है, तो 1 पे डबल बॉन्ड होगा। अब 3 पर है क्लोरो, 3 पर है क्लोरो और 1 पर है फिनाइल, 1 पर है फिनाइल, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा बनना चाहिए, फर्स्ट पे डबल बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है, फर्स्ट पे डबल बॉन्ड ये मॉलिक्यूल, तो ये तो सिस है। यहां पर देखिए 1 2 3 4, 3 पर क्लोरो, दोनों हाइड्रोजन अपोजिट डायरेक्शन में है ट्रांस, 1 पर लगा है फिनाइल, तो 1 फ्लोरो, मतलब 3 क्लोरो 1 फिनाइल ट्रांस ब्यूट 1 इन। सो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ये वाला क्यों नहीं, क्योंकि ये तो सिस है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ई आइसोमर, तो देख लो 1 2 1 2, ये हो गया जेड। यहां पर देखिए 1 2 1 2, ये भी जेड। यहां पर देखिए CH3 और Br 1 2, Cl और F 1 2, सेम प्रायोरिटी, अपोजिट साइड E। यहां पर Cl और F में 1 2 1 2, सेम प्रायोरिटी, सेम साइड Z। सो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा C। विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल प्रॉपर्टीज ग्रेटर फॉर कंपाउंड 1, तो ध्यान से देखना, ये ट्रांस है, ये सिस है, पता ही है आपको कि बाकी सारी प्रॉपर्टी सिस की ज्यादा है, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट ट्रांस में ज्यादा होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर द कंपाउंड, तो ध्यान से देखिए, इस मॉलिक्यूल में एक तो इस डबल बॉन्ड के राउंड जीआई शो करेगा, दूसरा इस डबल बॉन्ड के राउंड, इस डबल बॉन्ड के राउंड जीआई शो नहीं करेगा, लेकिन रिंग के इन दोनों कार्बन के राउंड जीआई शो करेगा। 3 साइड्स हैं, मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है, 2⁻3, 8 आइसोमर बनेंगे। करेक्ट आंसर होगा बी। द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर, तो यहां पे एक ये वाला डबल बॉन्ड है, एक ये डबल बॉन्ड, और इस डबल बॉन्ड के राउंड तो जीआई शो नहीं करेगा, तो 2 स्टीरियो साइट है। टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर 2⁻2 इज इक्वल टू 4। करेक्ट आंसर बी। अब चूंकि मॉलिक्यूल कैसा है, अनसिमेट्रिकल, इसलिए सीधे 2⁻n फॉर्मूला लगा सकते हैं। द टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर, तो एक ये वाला डबल बॉन्ड, एक ये वाला डबल बॉन्ड, और एक रिंग के ये कार्बन। मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है, इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होगा, 2⁻3, सीधे आंसर आ जाएगा 8। करेक्ट आंसर डी। नेक्स्ट देखिए, द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर, 2 डबल बॉन्ड है, मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल, सीधे 2⁻2, आंसर 4। करेक्ट आंसर ए। द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर, तो यहां पर ध्यान से देखिए, 2 डबल बॉन्ड है और मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, यहां से इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, तो यहां पर n की वैल्यू है 2, m की वैल्यू होगी 1। टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर 2⁻n-1 प्लस 2⁻m-1, 2⁻2-1 प्लस 2⁻1-1, 2⁻1 प्लस 2⁻0, 2 plus 1 is equal to 3, and hence correct answer is C। सीधे याद कर लीजिए यार, 2 डबल बॉन्ड, मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल, टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर 3 बनेंगे। नेक्स्ट, सो थैंक यू वेरी मच, इट्स ऑल अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।